स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हिडन ट्रूथ ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पीछे इतना बात क्यों करते हैं? लोगों का कमेंट बहुत आता है, हम क्या करें। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि 80% ऑफ ऑल जॉब्स इज़ जस्ट डीलिंग विद पीपल। मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, 80% आपका एनर्जी जाता है सिर्फ लोगों को समझने में, लोगों से इंटरैक्ट करने में। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंसानी लिमिट जो है ना हर फील्ड में लागू होता है। ऐसा नहीं कि ओ ये साइंस का फील्ड है, यहाँ गलती नहीं होती, सब जगह होता है। इंसान का लिमिट आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा उसमें लिमिट क्या है? सबसे बड़ा लिमिट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे कि काफ़ी लोग मतलब बिना सोचे समझे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन से पोल्यूशन कम होगा, नहीं उससे ज़्यादा होगा, बस आपके नज़र में नहीं होगा। यानी कि जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक को बिना सोचे समझे अगर आप फोर्स कर देते हो तो होता क्या है कि जैसे आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं, जबकि वो कम CO2 इमिट कर रहा है क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसीलिए बड़े-बड़े चीज़ उसी से चलाए जाते हैं। वहाँ पे आपका इमिशन चूँकि आपको दिख रहा है तो आपको लग रहा है अरे यार बहुत गंदा है, लेकिन आप उसे ये कर दो कोल पावर प्लांट पे चलने लगो तो कोल तो दूर में पॉल्यूशन तो कर रहा है ना, बस आपको दिख नहीं रहा। तो आप क्या सोचते हो? पॉल्यूशन नहीं है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे कि कितने सारे एक्टिविस्ट हैं हुलुलुलु झिंगा लाला करते रहते हैं कि चाइल्ड लेबर बैन करो, ये करो, लेकिन सबके हाथ पे प्रोडक्ट है मेड इन चाइना का जहाँ पे चाइल्ड लेबर से चल रहा है। क्यों नहीं उसके बारे में टेंशन ले रहे? क्योंकि आउट ऑफ साइट है, यानी कि दिख नहीं रहा, हेडेक नहीं है। ये इमिशंस के साथ भी हो रहा है कि हमारे यहाँ इमिशन नहीं हो रहा, मतलब मेरे आँख के सामने नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें इमिशन है ही नहीं। इमिशन होता है। मतलब लोग सोलर के पीछे भाग रहे हैं कि भैया सोलर में इमिशंस है, ऑब्वियसली है, बहुत कम है बाकी सब चीज़ के कंपेयर में। विंड में बहुत ज़्यादा कम है, बाकी किसी भी, वो तो न्यूक्लियर से भी कम उतर चुका है। तो वो सब में आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि हम हाइड्रोजन कर देंगे तो उससे मतलब पॉल्यूशन कैसे नहीं होगा? उससे बहुत पॉल्यूशन होगा, बहुत 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 ज़्यादा होगा, बस आउट ऑफ साइट, मतलब दिखेगा नहीं। जैसे कि अभी जितने हाइड्रोजन चल रहे हैं वो यहाँ से चल रहे हैं, यानी कि गैस वेल से चल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं हम लोग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और हम लोगों के पास अटेंशन का एक लिमिटेड है, स्पैन है, यानी कि कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, जैसे कि कोई अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, ये सब इंसान ही है। ये अपने फील्ड में बम बम होंगे, लेकिन अगल-बगल वाली चीज़ में आराम से मूर्ख बन सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ हुआ, आइंस्टाइन के साथ हुआ, स्टीफन हॉकिंस के साथ हुआ, रिचर्ड डॉकिंस, हर किसी के साथ होता है। आप हम सब किसी के साथ होता है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग का लिमिट है। हम लोग बने कैसे लिए हैं? हम लोग सर्वाइवल मोड पे बने हैं, यानी कि बेयर मिनिमम में चलो। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा डिफ़ॉल्ट करता है एनर्जी बचाओ। एनर्जी बचाने के लिए क्या करता है? शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट का साइड इफेक्ट डिटेल मिस कर जाते हैं। तो इसी सब का साइड इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ओ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए कभी ये सब लाइन पे नहीं चलना चाहिए। ओ वो कर रहा है तो उसे पता होगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर आपका दिमाग थोड़ा-सा भी खटक रहा है कि वो क्यों कर रहा है, तो आप खुद चेक कीजिए ना। पता चल सकता है, आप 2-3 चीज़ हो सकता है, या तो आप सीख जाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, आपको पकड़ में आ जाएगा भई गड़बड़ क्यों हो रहा है। और इसी को समझिए, हम लोग जो अटेंशन से भागते हैं हर समय की, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा वो कोई क्यों करे। तो इसी का साइड इफेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल, यानी कि डिटेल आप हटा दो, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे कि क्या वो इंजीनियर्स को नहीं पता था जो सोलर रोडवे पे पैसा चला रहे थे कि भैया इसका कुछ नहीं होना, उन्हें पता था। लेकिन अब पब्लिक के पास डिटेल नहीं था, पब्लिक हुलू-लुलू कर रही थी, तो ठीक है भैया आप पैसा दे रहे हो, आप ही का पैसा जलेगा, मेरा क्या जा रहा है। इसीलिए कहते हैं डेविल इज इन डिटेल। डिटेल पढ़िए, नंबर्स पढ़िए, नाम-वूम नहीं, डिटेल और नंबर्स पढ़िए। और स्कैमर्स हमेशा इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं कि आपके पास अटेंशन लिमिटेड है, जैसे बोलते हैं ना फुल्ली रीड टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग, इन नोबडी गेट टाइम फॉर दैट। कोई नहीं पढ़ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा हूँ या मैं इससे महान हूँ, मैं भी वही गधा हूँ जो आप हो, और हर कोई वही है। आप जिसका रिस्पेक्ट करते हो, जिससे हेट करते हो, दोनों उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये इंसानी लिमिट है। तो इस लिमिट से आप जितना अवेयर रहेंगे उतना चांसेस है कि आप मुंह खोल के नहीं मूर्ख बन जाएंगे। मतलब थोड़ा सा आपको मूर्ख बनाने के लिए किसी को मेहनत करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट ये शांति रहेगी भाई आप मुझे मूर्ख बना सकते हो, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा सर। ऐसे आके बस आप लॉल करके मूर्ख नहीं बना लोगे। और वही समझिए, अटेंशन का लिमिटेशन को समझिए। हर कोई अच्छे अच्छे फील्ड में लोग गलत खा जाते हैं, मात खा जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, ये हो जाता है। और ये ऐसी बात नहीं कि ओ गधे थे। अटेंशन का लिमिट है, हमारी इंसानी साइकोलॉजी का लिमिट है। इसीलिए कहावत है डेविल इज इन द डिटेल। डिटेल पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा मतलब जो कहते हैं ना रेड अलर्ट होता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। वो कर रहा है तो उसे पता होगा, ऐसा कभी नहीं होता। और साइंस इकलौता, थैंकफुली इकलौता ऐसा चीज़ है जिससे अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स में जाइए, आर्मी में जाइए, ये सब में अथॉरिटी का बहुत वैल्यू है। साइंस में ये वो बोलते भैया अथॉरिटी बाहर रख दो, कोई उसका मतलब नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पिट चुके हैं, आप और हम कोई बात नहीं। अथॉरिटी अगर आपसे कोई डिस्कशन में निकालने लगा, यानी आपको उसे नहीं पता और आपको मूर्ख बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि जब सोलर रोडवे पर आ रहा था, उस पर $1 बिलियन मतलब समझिए एनर्जी डिपार्टमेंट यूएस का खर्च कर दिया। तो मूर्ख ही थे ना, पैसा उन्होंने लिया, आग लगा दिया। अब उस पैसे को देख के कि ओह डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी खर्च कर रहा है तो उन्हें कुछ पता होगा, नहीं पता था सर। वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता था।
उसका देखा देखी बाकी सारी कंट्री ने पैसा लगाया और सबका डूब गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी मतलब रेड अलर्ट है, ब्रेक लगाएं, यू टर्न मारे। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी कभी भी हो रहा है, ये सबसे पहले आपका फिल्टर होना चाहिए कि क्या आप साइंस बता रहे हो या आप ये कर रहे हो। आपको एग्जांपल देते हैं, पिक्चर समय, जब भी पिक्चर अच्छी होती कभी नहीं उसके आगे लिखा जाता है कि फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ, कभी नहीं बोलता डायरेक्टर ऑफ दिस और दैट, द डायरेक्टर हु मेड दिस। सिर्फ घटिया पिक्चर में ऐसा होता है कि फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। भैया आपका पिक्चर अच्छा है तो आपको ये बताने की जरूरत है मैंने ये भी दूसरी अच्छी पिक्चर पर काम किया है। हमेशा आप कभी ध्यान दीजिए, जो भी ढंग की पिक्चर है उसमें कभी ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो डायरेक्टर्स ऑफ, जब पिक्चर बना ली है लोग फाइनल प्रोडक्ट देख लिए उनको समझ में आ रहा है भाई उतने अच्छे नहीं तो लिखे फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ, फ्रॉम दिस। हमेशा ध्यान दीजिए। और इसका बचने का एक ही तरीका होता है, विजिलेंस। आप थोड़ा सतर्क रहें, जब भी आपको कोई चूरन खिला रहा है थोड़ा सतर्क हो जाए, थोड़ा सा मैं थोड़ा देखता हूँ, वही समझिए। डेवल इज इन द डिटेल। डिटेल पढ़िए, और जो लोग डिटेल छिपा के आपको ये कर रहे हैं, अथॉरिटी का नाम दे दे कि देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, तुरंत यू टर्न मारे। और ये इंसानी लिमिट है, ऐसा नहीं कि मैं बढ़िया हूं या आप बढ़िया, हम सब गधे हैं, बस हम सब को थोड़ा सतर्क रहना हो कि हाँ भाई हम गधे हैं। तो थोड़ा लंबा सांस लीजिए, ठंडे दिवस मैं गधा हूं, मुझे कैसे कोई मूर्ख बनाएगा, अच्छा मुझे डिटेल नहीं दिया जाएगा, मुझे अथॉरिटी दी जाएगी, तब आप समझ रहे, तब समझ थोड़ा फिल्टर आ जाएगा। क्या वो हर चीज़ संभाल सकता है, कभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा चांसेस बढ़ा देता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि नज़र से हट गया, इसका ये मतलब नहीं प्रदूषण हट गया। नज़र से हटना और सही का हटाना दोनों में बहुत अंतर है। अब बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ हाइड्रोजन से नहीं कुछ रहा है, तो यहाँ इस बार मैं नंबर्स दे देता हूँ आप लोगों को। मैंने लगा था कि डिटेल दे दूंगा, लोग खुद खोज लेंगे, लेकिन सवाल से कोई नहीं करता है, तो ठीक है मैं ही डिटेल दे देता हूँ। तो एग्जाम्पल दे देते हैं कि एयरबस A380 में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके पीछे सब लोग उछल रहे हैं कि उसमें वो लिक्विड मतलब हाइड्रोजन पे चलने वाला जेट इंजन पे। और ये दूसरी बात है, किसी भी गैस में हमेशा लिक्विड से कम डेंसिटी होगी। ये बात आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप स्कूल क्लास 5 तक पास किए आपको पता होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस में सबसे कम डेंसिटी होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो डेंसिटी चाहिए। इसको आप रियल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, जैसे कि टाटा बहुत सारी गाड़ी बनाता है, ट्रक खासतौर पे जो CNG पे चलती है, नहीं सक्सेसफुल होता है उतना अच्छा से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि वही सिस्टम रखते हैं, बस CNG को LNG से बदल देते हैं, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से बदल देते हैं, ताकि डेंसिटी बढ़ जाए, ताकि बार बार रिफिल करने के लिए रोकना ना पड़े। समझे? वहाँ क्या हुआ, लिक्विड था, डेंसिटी नहीं थी, एनर्जी कम पड़ रहा था, तो कैसे एनर्जी बढ़ाए, बाकी सारी चीज़ को नहीं छोड़े, बस फ्यूल को बोले भैया फ्यूल की डेंसिटी बढ़ाओ। फ्यूल की डेंसिटी कैसे बढ़ाए, उसे लिक्विफाई कर दिया कि भैया तुम्हें क्रायोजेनिकली कूल कर दे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि जनरली लिक्विड मीथेन, वैसे करके चला रहा है। हाइड्रोजन में भी वही हुआ। अगर आपको जंबो जेट चलाने का सपना देखना है, लिक्विड से ऊपर आप आ ही नहीं सकते, और लिक्विड में भी नहीं होगा। यहाँ आप एग्जांपल देते हैं, ये जो इतने बड़ा प्लेन है, अति बम बम प्लेन है, यह है एयरबस A380, दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइंस। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 500 शुद्ध पैसेंजर रखता है, पैसेंजर। क्रू को हटाइए, मैं सिर्फ 500 पैसेंजर्स की बात कर रहा हूँ, बम बम। और रहा बात की, ये जो कि हाई क्लास में चलता है, इसीलिए सिर्फ 500 प्रैक्टिकल यूज में रहता है, जनरली उससे ज़्यादा भरा जा सकता है, डिज़ाइन में ये 800 तक जा सकता है। तो उतना क्यों नहीं भरते, बात है कि उतना दूर के लिए जा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास का टिकट में उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो नीचे वाला इकोनॉमी, ऊपर वाले में एक्जीक्यूटिव क्लास बेचा जाता है, तो इसीलिए नंबर कम है। तो 500 है वो, ठीक है, बम बम। उसमें जो इंजन टेस्ट कर रहे हैं वो है जनरल इलेक्ट्रिक का पासपोर्ट, जो सिर्फ 25 लोगों को चला सकता है। ऐसा क्यों, बात है कि ये जो 4 टैंक डाल रहे हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक, अगर ये टैंक से ये सब मेन इंजन को ट्राई किए चलाने का, वो कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। खत्म एज इन फ्यूल खत्म हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, इंजन पूरा खत्म सर, खत्म हो गया, खत्म सर, एनर्जी तो था ही नहीं सर उसमें, आप क्या एक्सपेक्ट करो। क्योंकि सोचिए 4 इंजन वाले प्लेन में ही हमेशा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि 3 इंजन रहता है आपका फेल सेफ पे, एक रहता है जिसमें आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है कीजिए। जब नए डिजाइंस लिए जाते हैं, नए फैन ब्लेड बनाया जाता है, नया टर्बाइन ब्लेड लिया जाता है, वो हमेशा ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि 3 ठो रखो, एक ठो में छेड़खानी करो, कुछ गड़बड़ हो गया। सारे प्लेन ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर 4 इंजन है उसमें एक इंजन बोल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही सोचिए, उस तरह के उसने बम बम प्लेन में, जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट पहले से किए जा रहे हैं, वहां पे ये तिगड़म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन टैंक से कोशिश की कि एक बड़ा इंजन चलाए, हाइड्रोजन बोले भाई हमसे नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो इसको अब कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में। तो ये जो टैंक्स दिखा रहे हैं यहाँ, बार बार आप किसी भी पेपर में पढ़िए जो वो इसको शेयर कर रहे हैं, चाहे आप मतलब एयरबस के खुद के वेबसाइट पे चले जाइए, वो बताते हैं कि हम लोग 400 किलोग्राम का लिक्विड हाइड्रोजन टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 100 किलोग्राम का कोई मतलब नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ लीटर्स में आइए। तो लीटर्स में कितना होता है, वो 1.4 लीटर्स होता है। किलो लीटर्स, जब भी प्लेन में बात करते हैं जनरली किलो लीटर्स में बात किया जाता है, तो 1.4 किलो लीटर्स होता है। उसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 4 टैंक ले रहे हैं, ये होता है 5.6 किलो लीटर्स। तो उसका क्या मतलब है, उसमें अगर आप जेट प्रोपेलेंट डालते हैं तो आपको 32 मेगाजूल पर 32, 33, 35 इसी तरह का मिलता है। 33 सबसे नीचे बता रहा हूँ, वर्स्ट केस 33 मेगाजूल पर लीटर मिलता है। ठीक है बम, आप उसे हाइड्रोजन से कम कहते हैं। अल्ट्रा बेस्ट सिनेरियो, अल्ट्रा बेस्ट बता रहा हूँ, 10 मेगाजूल पर लीटर आता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? मैं 2 नंबर बता रहा हूँ, आपके पास लीटर लिमिटेड है, जगह मैं हमेशा बोलता हूँ लीटर में इसीलिए नापा जाता है, जगह लिमिटेड है। और यहाँ पे कोई अगर बोला कंप्रेस बोल दिया, कंप्रेस में डेंसिटी ज़्यादा होता है कि लिक्विड में? तो यहाँ मैं मैथमेटिकली कर देना चाहता हूँ। जेट इंजन की थर्मल इफिशिएंसी, सबसे बुरा जेट इंजन अगर आप आज खरीदते हैं वो भी 30% से ऊपर ही रहेगा। तो 30% से ऊपर रहने का क्या मतलब होता है? अगर 30% ज़्यादा एनर्जी आपका जेट इंजन फ्यूल से निकाल ले रहा है कि भैया फ्यूल था, फ्यूल में जितना था मैंने 70% वेस्ट कर दिया लेकिन 30% मिला, तो उससे कंपीट करने के लिए कि मैं उससे लड़ रहा हूँ, आपको 99% लिक्विड हाइड्रोजन से एनर्जी निकालना होगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। और रहा बात की अगर कोई फूंक लिया कुछ ज़्यादा, वो आपको बोलेगा कि मैं इससे फ्यूल सेल चलाऊंगा, फ्यूल सेल से मोटर चलाऊंगा, वो सब नहीं होगा सर, होगा ही नहीं, सो पॉसिबल ही नहीं है। क्या इतने बड़े इंजन मोटर्स आते हैं जो इस तरह के जेट्स को चला सकते हैं? आराम से आते हैं। वो सब क्रायोजेनिक होता है और वो बहुत भारी होता है। बैटल शिप में यूज़ किया जाता है जहाँ उनको डेंसिटी बहुत छोटी रखनी होती है। वो ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप जेट प्लेन में लगा दें। अगर आप प्लेन में ज़बरदस्ती का लगा देते हैं, वो प्लेन का दाम इतना बढ़ जाएगा, टिकट में लोग बोलेंगे भाई क्षमा करो हम नहीं कर सकते, क्योंकि समझ क्रायोजेनिक मोटर्स बहुत महंगा होता है। प्लस वो तो सिर्फ मोटर हुआ सर, उसके बाद वायरिंग होगी, वो पूरी वायरिंग आपकी सुपर कंडक्टर होनी चाहिए, क्योंकि उतना करंट और उतना एम्प्स उतना वोल्टेज आप किसी नॉर्मल कंडक्टर में भेजें वो ट्रक के साइज का हो जाएगा। तो वो भी सुपर कंडक्टर चाहिए। फिर आपके पास उतना बड़ा फ्यूल सेल स्टैक चाहिए, नहीं होगा सर। इसीलिए शांति से, और यही देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपको समझ लीजिए एयर बस, इससे बड़ी प्लेन बनती नहीं है। एयर बस ही खुद क्यों जेट इंजन चला रहा है डायरेक्ट कंबस्चन में? क्योंकि उसके सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं तो 30% इफिशिएंसी का मतलब होता है आपको 99% निकालना है लिक्विड हाइड्रोजन, जो कि नहीं होगा। कोई भी कंबस्चन इंजन 100% के इतना नज़दीक नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा आप हुआ किए 50% तक जा सकते, बहुत ज़्यादा किए तो। और अगर आप वही 50% इफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल है बड़े बड़े इंजन में, जो एयरबस A380 में लगा है वो ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच जाता है। उसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि कोई आपके पास एक प्लेन बना के लाता है कि देखिए सर ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेन है, इसके इंजन 50% थर्मल इफिशिएंसी रखते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है कि आपको 165% एनर्जी निकालना पड़ेगा लिक्विड हाइड्रोजन से। 100 से ऊपर आप चले गए सर, तब जाके आप कंपीट कर पाओगे उससे। वो कहाँ से करेंगे? 100% से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। यहीं पे मेन बात आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ डेंसिटी का प्रॉब्लम यही है। इसीलिए कोई भी आपको बोलता है मेगा जूल पर किलोग्राम, उसका कोई मतलब नहीं है। प्लेन में हमेशा लिक्विड करना पड़ेगा और लिक्विड के बाद भी वो नहीं कर पाएगा। खुद सोचिए ना, इतने बड़े प्लेन में इतना बढ़िया टेस्ट बेड में जब भी बायोफ्यूल का एक्सपेरिमेंट किया गया, शांति से एक इंजन में छेड़ दिया गया कि भैया ठीक है उस फिल्म इंजन में डाल रहे हैं। इंजन क्या होगा? फॉल्ट होगा बहुत ज़्यादा, 3 इंजन है संभाल लेंगे। उसमें क्यों नहीं डाल रहे? वो डाले ना, ये अराउंड 1.4 के लीटर पर टैंक के हिसाब से। अगर उसमें जेट प्रोपेलर इंजन कुछ देर चलता, काफ़ी देर चलता। हाइड्रोजन है खत्म सर, था ही नहीं सर, खत्म हो गया। अब रहा बात ये मैं जो बता रहा हूँ, क्या बोइंग को नहीं पता है? भले उनके एग्जैक्ट उस इंजीनियर को ना पता हो, लेकिन ये सब इंसानियत को 1970 से पता था। कितना पहले से पता था? एग्जांपल देते हैं, ये पपी है, ये पपी बनाया गया था B-57B। ये एक फाइटर जेट था। इस पे नासा के पापा ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब बोलेंगे नासा का पापा कौन है? नासा का पापा है NASA, ठीक है, नासा का पापा वो थे, बाद में नासा बनाया गया। तो उस टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैं बताऊंगा भी नहीं किस ईयर में किया गया, मैं मॉडल नंबर दे रहा हूँ, अब तो आप गूगल कर ही लोगे किस साल में किया गया था। सब चीज़ ट्राई किया, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन से ट्राई किया गया था। इसीलिए दोबारा बता, कोई आपको किलोग्राम बोला, डायनामाइट लेकर रेडी हो जाइए। लिक्विड में किया गया, क्या हुआ? इसको जेट, इससे मतलब समझिए जेट प्रोपेलेंट से टेक ऑफ कराया गया, हाई एल्टीट्यूड पे लेके गया, स्विच किया गया, सब चीज़ हुआ। और बाय द वे मैंने वीडियो भी दे दिया, काम नहीं किया। आधे जमाने में ट्राई करके बैठ चुके हैं, काम नहीं किया। आप बोलेंगे नहीं अमेरिकन साइंटिस्टों ने नहीं पता था। ये है TY-115, सोवियत यूनियन का, रशिया का नहीं, सोवियत यूनियन का। इन्होंने भी ट्राई किया लिक्विड हाइड्रोजन चलाने का, क्या हुआ? नहीं काम किया। और इसमें तो बाय द वे पीछे का पूरा सेक्शन सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन से भरे थे। यहाँ तो छोटा सेक्शन दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल इंजन, वहाँ मेन इंजन चलाना था। पीछे का पूरा सीट खत्म, कार्गो खत्म सर। वहाँ क्या भरा हुआ? सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन, वो भी नहीं चल पाया। ट्राई करके बैठ चुके हैं। तो बात है कि वो लोग क्यों डाउट करें? हाइड्रोजन में एक फायदा होता है कि फ्लेम वेलोसिटी थोड़ी हाई होती है, तो मतलब जो आग का ऊम्फ है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो चांसेस है कि इंजन को आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता है। और उस टाइम में इतना फोकस इसलिए दिया गया था क्योंकि हम लोग की जो थर्मल इफिशिएंसी, आज मैं बोल रहा हूँ 30%, ये शुरू में नहीं था। 30% इफिशिएंसी आज पहुंचे हैं। आज ऐसा हो गया कि 30 से ऊपर ही रहेंगे, वो उस टाइम में नहीं था। तो उस टाइम में जब उन्होंने मैथ लगाया तो आया कि हाइड्रोजन से एनर्जी निकालना थर्मल में ज़्यादा ही आसान है। और उस टाइम मेगा जूल आपका भले लिक्विड में हो इतना, लेकिन आप उसे निकाल ही नहीं, तो फायदा क्या पड़ता? तो मान लीजिए आप निकाल ही पा रहे हो इससे 8 मेगा जूल, आपका 10 मेगा जूल के आसपास आप पहुंच सकते हो, जो कि नहीं हुआ। वो इसीलिए ट्राई किए थे, लेकिन उम्मीद था कि अगर हम लोग उससे वहां तक पहुंच जाते हैं तो बराबर ही रहेगा। नहीं रहा सर, नहीं रहा, किसी भी हालत में नहीं रहा। सब चीज़ इन्होंने टेस्ट किया, प्लेन बनाया गया, पूरा हाइड्रोजन का पाइपलाइन बनाया गया, सब चीज़ में यही आया कि भैया लुट जाएंगे। और ये सब अगर ट्राई किया जाएगा सच में कि भैया हम आपका प्लेन को लिक्विड हाइड्रोजन पे चलाएंगे, आपका टिकट होगा ना सर
आज इंडिया में कहते हैं ना 5% लोग प्लेन छूते हैं, वो नंबर हो जाएगा 0.00005% लोग हो जाएंगे। अदानी भी बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सब ट्राई करके बैठ चुके हैं। तब आता है जो दूसरा, जो लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी करते हैं कि भैया तुम्हें पता है तो साइंटिस्ट, मैं बता रहा हूँ दादाजी लोग बना के बैठ चुके हैं। यहाँ पे दो बात आता है। पहला बात आता है ऑप्टिमिस्टिक साइंटिस्ट या इंजीनियर, यानी कि जो भी नए नए निकले हैं उन्हें हर किसी को लगता है कि मैं कर लूँगा। हर किसी के साथ होता है, ये इंसानियत का नेचर। इसलिए मैं बोला इंसान को समझिए, ना कि साइंस और उसको। इंसान को समझिए कि इंसान कैसे गलती करता है। और ये हर, आप किसी भी प्रोफेशन से पूछिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, सब बताएगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं बता देते हैं कि भैया देखो सब उछलते हैं, थोड़ा सा उछलने दो, वो टाइम है उछलने का, फिर जब पिटते हैं तब आ जाता है नीचे। अच्छा हाँ, तो ये पहला तो वो होता है कि मैं क्रैक कर लूँगा, ठीक, ऐसे ही करना चाहिए, तभी ट्राई करने के बाद पता चलेगा। दूसरा, वो तो मैं ऑप्टिमिस्टिक बता रहा हूँ, जो कि मतलब जिन्होंने ये सब पढ़ा नहीं हो, आप लोग में से कितने लोगों को पता था। फिर दूसरा होता है पेड इंजीनियर, यानी कि उन्हें पैसा मिल रहा है वो कर रहे हैं। जैसे कि सोलर रोडवेज जो था, क्या उस इंजीनियर को नहीं पता था कि भैया मैं एक ग्लास बना रहा हूँ जो सोलर पैनल के ऊपर लगेगा, वो ग्लास को गाड़ी के चक्कों के नीचे रहना, वो नहीं टिकने वाला, तुरंत स्क्रैच हो जाएगा, तुरंत वो ओपेक बन जाएगा। ओपेक मतलब कि इतना स्क्रैच हो जाएगा सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पाएगी, और वो सनलाइट ठीक से नहीं पहुंचेगा तो गर्म होने लगेगा, गर्म होकर यूजलेस हो जाएगा। क्या उन्हें नहीं पता था? पता था, सारे इंजीनियर्स को पता था, लेकिन उन्हें टका मिल रहा था कि ठीक है पैसा आप लगा रहे हो, पैसा में आग, मैं क्या करूँ, आप मुझे पैसा दे रहे हो ये बेवकूफ़ी करने का, मैं कर दूंगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। या तो इंजीनियर्स ऑप्टिमिस्टिक है कि मैं क्रैक कर लूँगा, और क्रैक कर लूँगा, फिजिक्स को नहीं क्रैक कर सकते। ये 1970 हो, चाहे 1960 हो, चाहे 1950 हो, चाहे 2100 हो, हर जगह यही होगा। 10 मेगाजूल ही रहेगा और 33 से ऊपर ही रहेगा आपका जेट फ्यूल में। ये चेंज नहीं हो सकता। लॉ ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स कभी चेंज नहीं होता। और आप 100% इफिशिएंसी निकाल लीजिए तो भी आप कम पड़ेंगे। इसीलिए मैंने ये नंबर ध्यान से दिया है। 50% जो कि आजकल मिल रहे हैं बड़े बड़े जंबो जेट्स में, वहाँ पे आपको 165% निकालना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे 165%? है ही नहीं उसमें, निकाल कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा 65%? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। पेड इंजीनियर्स, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आते हैं जो मेन रीज़न है जिस कारण से एयरबस ये कर रहा है, लॉ। यूरोपियन यूनियन ने फूंक लिया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हटा देंगे, भले उससे 10 गुना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, लेकिन नज़र से हटा देंगे। इसलिए बोला नज़र से हटाना बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उन्होंने लॉ लगाया कि हम 2050 तक कार्बन इमिशन बैन करने पे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे एयरबस? मतलब आप खुद सोचो, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उनको। अगर हमारे पॉलिटिशियन कुछ फूंक लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बैन कर दूंगा, मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी इंजीनियर को जो टाटा में है, जो जिसको बोला जा रहा है कि भैया तुम हाइड्रोजन पे ट्रक चलाओ। इसलिए बोला भैया सीएनजी पे तो चलता नहीं है, एलएनजी पे हमें कूदना पड़ रहा है, तुम चाह रहे हो कि हम हाइड्रोजन पे चलाएं। पागल हो, उन्हें पता है, मेरे से ज़्यादा पता है। मैं 10 प्रॉब्लम बताऊंगा, 1 लाख प्रॉब्लम का बोलेंगे लोग पीएचडी थीसिस बात कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? लॉ बना दिया है कि हम बैन कर देंगे। तो क्या करें? क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं? नहीं। अमोनिया ट्राई किया जाता है, वो तो सीधा टॉक्सिक है। ये तो भले यूजलेस है, अमोनिया तो यूजलेस प्लस टॉक्सिक है। और इसीलिए देखिए सब में बॉयल ऑफ वेंट है, यानी कि आप प्लेन आपका मतलब 1-2 घंटा रहा, सर फ्यूल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बॉयल ऑफ हो गया सर। इसीलिए रॉकेट को भरते ही लॉन्च करना पड़ता है। और बोले टैंक को हम और इंसुलेट कर देंगे। सर प्लेन है, वजन का आपके पास ऑप्शन नहीं, कुछ भी कर दो। और ये दूसरा करना था कि कंप्रेस के लिए ट्राई भी नहीं करते हैं। तो यही डेंसिटी से सब ट्राई करके बैठ चुके हैं। आप अगर लॉ बना दे तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा इंजीनियर को। और कुछ इंजीनियर जो बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छा चांसेस हो सकता है कि वो नहीं पता, बोल रहे नासा के पापा ने ये सब पे किया था। और उनका था उस टाइम में एयरफोर्स का ये था कि हम बहुत बड़े बड़े प्लेन बनाएंगे जो अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड पे चलेंगे, बहुत बड़ा विंग्स होगा, तो हमारे पास उतनी जगह होगी कि हम लिक्विड हाइड्रोजन से ट्राई कर सकते हैं। उनका भी रिजल्ट आया एंड में कि भैया बहुत ज़्यादा फूक लिए थे। एंड में उन्होंने भी छोड़ दिया कि भैया हो गए, जब है ही नहीं एनर्जी तो निकालेंगे कहाँ से। तो इसीलिए डेंसिटी बोलता हूँ, कोई भी आपको कुछ बोले डेंसिटी पे आइए। अब बात करते हैं जो सबसे कड़वा हिडन सच है। डेंसिटी तो समझ लेंगे, अब थोड़ा मैथ चाहिए। वाटर के बारे में लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पानी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पानी जो है जैसे हम लोग कहते हैं H2O, उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होता नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है लोगों को समझने की वाटर में बहुत हाइड्रोजन है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का मोल लेते हैं तो उसमें 18 मोल आते हैं। तो उसमें होता कितना है? 2 मल्टीप्लाइड 1, हाइड्रोजन क्या है 1, 2, तो मतलब 2 है, H2O 2 है, प्लस 16 कहाँ से आ गया सर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 88%, आप पानी कितना भी लीजिए, कितना भी 1 टन लीजिए या 10 करोड़ टन लीजिए, उसका 88% शुद्ध ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन बहुत कम होता है, यानी कि 11% होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी आप फ्यूल सेल चलाने के बारे में बात कर रहे हैं, उस फ्यूल को सेल को चलाने के लिए आपको डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, यानी कि जो वाटर बहुत प्योर है। अगर उसमें कंटेमिनेशन रहा तो वो फ्यूल सेल स्टैक्स को स्वाहा कर देगा। किसी भी कंपनी, चाहे वो सीमेंस का हो, चाहे किसी भी और ब्रांड का फ्यूल सेल स्टैक जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको चेक कर लिए, सब में लिखा रहेगा डीआयोनाइज्ड वाटर। और वाटर को डीआयोनाइज करना सस्ता चीज़ नहीं है, बहुत बिजली खाता है, बहुत एनर्जी खाता है। वो लार्ज कैपेसिटी में चाहिए, यानी कि शुद्ध वाटर, शुद्ध सॉल्टी वाटर नहीं, शुद्ध वाटर लार्ज कैपेसिटी में चाहिए।
अब रहा बात कि फ्रेश वाटर आज के टाइम में कहाँ है जो आपको मिल जाएगा इतना आसानी से। पहले हमको ये बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ की आबादी बड़ी है। छोटा आबादी का बात मत कीजिएगा, बड़ा आबादी हो, यानी कि शुरू का टॉप 10 तक में ही रही है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन आबादी रहती है। कहाँ ऐसा देश है जो बोल रहा है कि भैया हमारे पास पानी है, हमारे पास कोई टेंशन नहीं, फ्रेश वाटर, सी वाटर नहीं बात कर रहा हूँ, फ्रेश वाटर। बताइए एक देश। ये हो गए हमारे नदीज के हालत। ये बाय द वे 2019 2021। और बाय द वे सब लोग उछलते ना, फ्रांस जो था, फ्रांस न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को थ्रॉटल करना पड़ा समर में। क्यों भैया? नदी सुखा डाले। वो बात कर रहे हैं पानी है कहाँ जो आप ला लेंगे हाइड्रोजन के लिए। इसलिए ये समझना जरूरी है मोल का, और आप खुद चेक करें कि ये मोल, और मैं मैथमेटिक्स जो बता रहा हूँ सही है या गलत। वही समझिए, फ्रेश वाटर है नहीं शॉर्टेज। फिर अब कोई फूक लेगा, बोलेगा कि हम डिस्टिल कर देंगे सी वाटर को। पहली बात, हम लोग बस ये सब शॉर्टेज डिस्टिल वाटर से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। सिर्फ ओपेक के नेशन अफोर्ड कर पाते हैं, वो भी ठीक से नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उनको भी वाटर रिसाइकलिंग पे जाना पड़ता है कि भैया अगर हम वो चलाते हैं, तेल का पैसा आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, चुभ नहीं रहा है, क्योंकि उनका खुद का तेल है, खुद कंज्यूम कर दे रहे हैं, चुभ नहीं रहा है, और उसके बाद भी इतना सरप्लस है कि बेच रहे हैं बाहर, चुभ नहीं रहा है। लेकिन अगर उसका दाम देना पड़ जाए आपको, जैसे इंडिया को देना पड़ जाए, या अमेरिका को देना पड़ जाए, या फ्रांस को देना पड़ जाए, जर्मनी को, लुट जाएंगे। इसीलिए हम लोग डीसैलिनेशन से तो इसको नहीं चलाते हैं। डीसैलिनेशन बहुत हुआ तो बस ऐड कर देते कि देखो इतना पानी है, मान लो 90% पानी आपका नॉर्मल सोर्सेज से आ रहा है, वो 10% का जो शॉर्टेज है उसे हम डीसैलिनेशन देखो, इतना ज़्यादा एनर्जी खाता है। और अगर आप डीसैलिनेशन वाला ट्राई कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई फूक लेता है गवर्नमेंट में और बोलता है कि मैं फोर्स कर देता हूँ लॉ से, ठीक है, क्या वो डीसैलिनेशन प्लांट बनाए जा सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। क्या उससे पानी निकाला जा सकता है? आराम से निकाला जा सकता है। तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि भैया वो कीमत आपको भरना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया हमारा पेट्रोल जो है 100 रुपया लीटर है, लिक्विड हाइड्रोजन जो आएगा वो हो जाएगा आपका अराउंड 500 रुपये लीटर। क्यों भैया? पानी डिसैलिनेट करना पड़ा ना, उसका टका कौन देगा सर? अब यही समझिए कि पेनल्टी आप भरोगे। अब आते हैं कि जिस क्वांटिटी में बात करें, जिस स्केल में बात कर रहे हैं, उस स्केल में इतना ज़्यादा ब्राइन निकलेगा, यानी कि पानी को जब भी आप फिल्टर करते हो तो उससे कचरा निकलता है, जिसे हम लोग ब्राइन कहते हैं। चाहे वो आरओ प्लांट हो, चाहे कुछ भी और हो, हमेशा कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा। वो कचरा जिसको हम लोग ब्राइन वाटर कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कह लीजिए, वो इतना ज़्यादा मात्रा में निकलेगा कि वो हैजर्ड बन जाएगा इकोसिस्टम और हमारे लिए। यानी कि अगर उसे हम लोग समुद्र में डाल दिए तो वो समुद्र को धीरे धीरे ये कर देगा, उस एरिया को स्टेरलाइज करने लगे, वहाँ के लाइफ नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह कर देगा, जो कि हो रहा है। जो ओपेक्स लोग जो पानी फ्री का निकाल रहे हैं समुद्र से, वो सारे एरिया को साफ किया जा रहा है कि भैया वहाँ तो खत्म हो गया, वहाँ मछली आना खत्म हो गया। क्यों भैया? वो सॉल्टी वाटर कर दिया, उसका नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन बर्बाद कर दिया। वहाँ अब लाइफ वो वाली आ रही है जो आपका डेड सी में है, और डेड सी में कोई मछली नहीं है, माइक्रोबियल लाइफ रहता है, मछली नहीं रहता है। तो वही समझ रहे हैं कि वो बहुत खतरा है, और वो आप और हमारे लिए। और जमीन में किसी ने बहा दिया, वो जमीन सॉल्टिफाई हो जाएगी, सॉल्टेड अर्थ जिसे कहते हैं। तो जितना बड़ा मात्रा में हम लोग बात कर रहे हैं, पानी कहाँ है हमें ये बताइए, पानी कहाँ है भैया? अब इसको आपको हम मैथमेटिकल आंसर देते हैं, नंबर। इंडिया में लगभग एनुअली 80 बिलियन लीटर डीजल खपत किया जाता है, 38 बिलियन लीटर पेट्रोल खपत किया जाता है, 10 बिलियन लीटर जेट प्रोपेलेंट खपत किया जाता है। बिलियन लीटर आप आराम से चेक कर सकते हैं, भारत सरकार इसका डिटेल पब्लिश करती है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ग्रैंड टोटल कंपेयर करते हैं, ग्रैंड टोटल होता है 128 बिलियन लीटर। अब मैं ये सब में बहुत हाई एनर्जी डेंसिटी फ्यूल्स है ये सब, ठीक है, बम बम। लेकिन मैं आपको ऑप्टिमिस्टिक देता हूँ, आपको थोड़ा वीट देता हूँ। आप बोलो कि इसे मैं 1 to 1 कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब जो प्लेन को 500 लीटर जेट प्रोपेलेंट से काम चला, उससे 500 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन से आपका हो गया। एक्चुअली उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन मान लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब एकदम चूरन के ऊपर आपको चूरन खिलाते हैं। अगर 128 बिलियन लीटर को आप कन्वर्ट करते हो लिक्विड हाइड्रोजन पे, तो उसका ट्रांसलेशन आता है 9 मिलियन टन हाइड्रोजन, ठीक है। और मैं लीटर से टन में क्यों करूँगा? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन मतलब समझिए उसका वेट निकालने का कोई सेंस नहीं, ये लिक्विड हाइड्रोजन को लीटर्स में बताने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर रहेगा, तो उसे पानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टन आते हैं। वो टन का क्या मतलब? वो टन का मतलब 82 मिलियन टन आपको पानी चाहिए। वो कितना होता है? वो 82 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है एनुअली। ये नंबर अब आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट में, ये सिर्फ भारत का बता रहा हूँ, और वो भी अस्यूम कर रहा हूँ बहुत अच्छा चूरन खिला के कि 1 to 1 आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नहीं हो पता है। एनर्जी है ही नहीं, वो मिनिमम 3x का अंतर होता है। और वो जेट प्रोपेलेंट है, जेट प्रोपेलेंट काफ़ी कमज़ोर है। जेट प्रोपेलेंट ये पेट्रोल सबसे कमज़ोर है, जेट प्रोपेलेंट उससे थोड़ा सा कमज़ोर है। दादाजी हैं डीजल। डीजल में आप ट्राई किए, वो लगभग 4x का अंतर आता है। तो क्या मतलब होता है इसका? और रहा बात की, अगर पानी शुरू में एज ए वेट का स्टैंडर्ड था, 1 लीटर पानी मतलब 1 किलोग्राम, और मीटर बाय मीटर कर देते तो 1 टन होता है। तो 82 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो आता है वो कितना ज़्यादा है? दिल्ली का डेली कंजप्शन है 4.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये दिल्ली जल विभाग खुद हल्ला कर रहा है, भैया हमें 4.3 चाहिए, हम लोग 3.5 के आसपास रुके हुए हैं, उससे ज़्यादा दे ही नहीं पा रहे, शॉर्टेज चल रहा है। और ये हर जगह, हर गर्मी में, हर देश में जहाँ आबादी है वहाँ ये हो रहा है। आप कहाँ से 82 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी लाएंगे? हमें जरा ये बताइए। और ये हाइपर ऑप्टिमिस्टिक है बाय द वे।
ऑप्टिमिस्टिक के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि 88% केमिस्ट्री लेवल पर बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आप मैथमेटिक्स लगाते हैं। रियल वर्ल्ड में आप लकी रहेंगे अगर आप 10% निकाल पाए उससे। तो कोई भी फ्यूल सेल स्टैक 100% नहीं चलता कि एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को वो निकाल देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। तो कहाँ से ये पानी लाएंगे, हमें जरा ये बताइए, पानी आप कहाँ से लाएंगे भारत में कि भैया बस ले आएंगे? कहाँ से लाएंगे पानी? अगर आप डिसैलिनेशन का ट्राई किए, मैं जूता उतार के मारूंगा, कोई डिसैलिनेशन से हम लोगों की प्यास नहीं बुझा पाते, क्योंकि वो महंगा पड़ जाता है। और आप सोच लिए आपके लिए क्या जरूरी है, पीने का पानी जरूरी है कि तेल जरूरी है? ये 4.3 क्यूबिक मिलियन जो आपको चाहिए, मिलियन मीटर्स आपको जो दिल्ली को पर चाहिए, वो हमें नहीं हो रहा। और ये बाय द वे दिल्ली का सिर्फ मैंने बताया, उसका सबसे आसानी से अवेलेबल होता है। मुंबई का भी वही हालत है, जितने बड़े शहर हैं सबकी यही हालत है। आप कहाँ से लाएंगे पानी, जरा हमें बताइए। फ्रेश वाटर, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे एक दो दिन के अंदर, उसके बाद ये डैम से निकालने की कोशिश, डैम के रिजर्वायर सूख जाएंगे। नदी में उतना फ्लो नहीं होता कि आप ये 82 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली निकालते रहे। नदी भी कुछ साल के अंदर, कुछ साल भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ हफ्तों में बोले भाई हो गया हो गया, एक काम करो बंद कर दो, सूख जाता हूँ मैं, बोल रहा हूँ। ये है हमारी नदी का हालत आज। कहाँ से आप फूक रहे हैं, क्या फूक रहे हैं, हमें बताएं कि आप वाटर कहाँ से लाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन आप खुद से करें। अगर मेरे में कैलकुलेशन में गलती है प्लीज़ नीचे शेयर करें, लेकिन पूरा नंबर के साथ, डिटेल के साथ। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिन्यूएबल्स क्या कम डैमेज करते हैं पर्यावरण को, जो कोल से या फॉसल फ्यूल से या नेचुरल गैस से? हाँ, ये बात में कोई कंपटीशन है, लेकिन वो हार्मलेस नहीं है, यानी कि उसको करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा एकदम नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि आपका जितना कंजम्पशन है उससे थोड़ा सा ऑब्वियसली बफर रखिए, थोड़ा सा ग्रोथ का रूम रखिए, लेकिन 10 20 25 गुना ज़्यादा ना करने लगे, क्योंकि तब उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सावधानी रखें, सतर्क रहें, जिंदगी में आगे जा सकते। सतर्क नहीं रहेंगे, पता चल गई अरे भैया देश खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि सोलर पैनल बहुत बनाए हुए हैं। सोलर पैनल से देश क्यों खत्म हो जाएगा? सोलर पैनल बनाने के टाइम में बहुत सारे मिनरल्स खपाए जाते हैं, वो बहुत सारे मिनरल्स को अगर ढंग से नहीं मैनेज करते, ओवर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका दाम कंपीट करने के लिए लोग उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट हैवी वाटर पॉइजनिंग होगा, यानी कि हैवी मिनरल्स आपके लीच करने लगेंगे ग्राउंड वाटर में, जो कि होता है हर जगह पे होता है। जो आप लोग सोचते हैं ना कि कांगो से क्यों सब लोग लिथियम ले रहा है, क्योंकि वहाँ एनवायरमेंटल रेगुलेशन के नाम पे कुछ है नहीं, बहुत साइड इफेक्ट होता है। तो ही समझिए, हमें बुद्धि के साथ लगा कि जितना चाहिए उतना लो, मतलब समझिए कि जिंदगी है, हौच-पौच होगा ही, तो कम करना चाहते हैं हौच-पौच। ये नहीं आप ऐसा कोई आपको बोल रहे हैं कि ज़ीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये दूसरी बात है कि जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यही वाला लिमिट आता है कि लोग ऐसे बात करते हैं ना, हर चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे साइंटिस्ट, कि रिन्यूएबल्स आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा सर जी? रिन्यूएबल्स फ्री नहीं है, मतलब पैसे के मामले में और इन्वायरमेंटल के मामले में वो फ्री नहीं है। कम नुकसान ज़रूर करता है, लेकिन ज़बरदस्ती का पूरा देश को उसमें ये करने लगो कि हम ज़बरदस्ती का ये कर देंगे, मतलब क्योंकि फ्यूल के लिए इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हमारा उतना नहीं है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बिलियन लीटर्स में नापा जाता है, वो भी पर साल। तो समझ लीजिए हम लोग बहुत एनर्जी खपाते हैं, बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी खपाते हैं। मतलब हम लोग का जो मूवमेंट्स है उसमें, तो वहाँ पे ये मान के चल ओ रिन्यूएबल्स हो जाएगा, इट्स लाइक रिन्यूएबल फ्री नहीं है सर। ये होता है। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे होता है कि मैंने 2 सोलर फार्म्स लिए, जैसे आपका बेनमन सोलर पार्क इजिप्ट में लिया और मल्लार सोलर पार्क इंडिया में उठाया। ये दोनों पार्क क्यों उठाए? ये दोनों बहुत बड़े-बड़े पार्क हैं और दोनों इक्वेटर के बहुत नज़दीक हैं, यानी कि ऑप्टिमम लोकेशन, इससे बेटर लोकेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक का पावर है 1.6 गीगावाट, दूसरे का पावर है 2.2 गीगावाट। तो कितने किलोमीटर में? तो इजिप्ट वाला जो है कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब सैटेलाइट से नासा ने उसको डेवलप करवाया था कि एकदम बिस्किट जैसा रखा है। इंडिया वाला उतना टाइट नहीं है, तो इसीलिए इसका पर किलोमीटर कितना मेगावाट निकल रहा है वो कम है। मतलब कि आपका इजिप्शियन वाला आता है 44, इंडिया वाला आता है 39। अब इसे मैं 6 घंटे से मल्टीप्लाई करता हूँ कि 6 घंटा तक ये आपको पीक पावर दे रहा है। आप इसको 6 से 8 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी लैटिट्यूड पे, और आपको जो मैथमेटिक्स सही लगता है वो आप कर सकते हो। तो ये बस मैंने कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूँ ताकि आप खुद से कर सको। ये कैलकुलेशन मेरा निकल गया भैया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर आपको कोई देता है तो कितना बिजली निकाल सकते हैं रफली 6 घंटे में, एक दिन में। यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, यूनिट्स में, मेगावाट आवर यूनिट्स में आपको लगभग 236 मिल रहा है और 267 मिल रहा है, मतलब 250 के ऊपर ही मान के चलिए, ठीक है। अब इस एनर्जी को आपको लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, या तो एटलीस्ट हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए आप खरीदोगे इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर्स आते हैं, जैसे एक ब्रांड का मैंने लिया है, वो 20 मेगावाट का यूनिट का उन्होंने सारा डिटेल्स शेयर किया कि 20 मेगावाट आप दोगे और मुझे पानी दोगे, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर नहीं, फ्रेश वाटर नहीं, डिस्टिल्ड डीआयनाइज्ड वाटर, यानी शुद्ध अल्ट्रा शुद्ध वाटर दोगे तो मैं आपको इतना हाइड्रोजन निकाल के दूंगी, इतना किलोग्राम, उसका सारा मैथमेटिक्स निकालते हैं। तो रफली क्या आता है? रफली आता है कि अगर आपको कोई 1 स्क्वायर किलोमीटर दे देता है, उससे आप कितना हाइड्रोजन निकाल सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर तुमको जितना पानी चाहिए मैं दे रहा हूँ, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में तुम कितना हाइड्रोजन निकाल सकते हो। नंबर बहुत ज़्यादा कम आता है। कितना कम आता है? वो आता है 4.7 टन लगभग। उसका क्या मतलब है? जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 4.7 टन बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको 53 टन पानी खपाना पड़ रहा है।
तो पहली बात, अगर रेगिस्तान में, जैसे ये सब दोनों रेगिस्तान में है, इतना पानी आप वहाँ कहाँ से ले आएंगे कि उतना हाइड्रोजन निकाला जा सके? कहाँ से कर रहे हैं? और फिर मैंने ये सारे कैलकुलेशंस में मैंने जो आपको बता दिया कि 4.7 टन सबसे ऑप्टिमिस्टिक आ रहा है। तो 4.7 टन आपका जो आ रहा है उस पे बहुत खर्च भी करना पड़ेगा। क्यों खर्च करना पड़ेगा? आपको लिक्विफाई करना पड़ेगा, तभी आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लिक्विफाई करेंगे या कंप्रेस करेंगे, दोनों में एनर्जी खपेगी, दोनों में हाइड्रोजन आपका खत्म हो जाएगा। या तो इलेक्ट्रिकली कर रहे हो तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ऑलरेडी घटेगा। मैं 1 किलोमीटर 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। लिक्विफेक्शन का मैंने एनर्जी नहीं निकाला, ट्रांसपोर्टेशन का एनर्जी नहीं निकाला, फिर वाटर पंपिंग, इतना ज़्यादा 53 टन का पानी इधर से उधर करना। किसी भी वाटर पंप वाले से पूछे ना, सर इतना पानी को मेरे को इधर उधर करना है, बोले कितना बिजली लगेगा, थोड़ा पूछिए थोड़ा। वाटर पंप और डीआइनेजिंग यानी उसको फिल्टर करने का, कहाँ से लाएंगे ये सब? पानी है नहीं हमारे पास। और इतना ज़्यादा ये सब का मैंने कैलकुलेशन बड़ा करते जा रहा हूँ। हिसाब आ रहा है कि लगभग 4-5 स्टेट इंडिया का खप जाएगा अगर इंडिया कोशिश किया। और उतने विंड फार्म बनाना मुश्किल है। कहाँ से लाएंगे? इसीलिए मुझे गुस्सा लगता है कि जब लोग सी वीड को ऐसे उसमें ये होगा वो होगा, भाई ये सब तो तबाह कर देगा। ये सब तो मतलब बोले ना कि कम बुरा ऑप्शन हमें चुनना होता है कि ये बहुत नुकसान कर रहा है, ये कम नुकसान कर रहा है, कम नुकसान वाला चुनो। सी वीड मतलब अगर रिन्यूएबल से हाइड्रोकार्बन्स बनाने की कोशिश करते हो तो आप रुक जाओगे। क्यों? एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और एनर्जी हमारे पास है नहीं, ऑलरेडी शॉर्टेज में है, आप उसे वेस्ट कर रहे हो। प्लस पानी है नहीं, उसे भी आप वेस्ट कर रहे हो, जो कि हमें सब चाहिए। फ्रेश वाटर की कमी पड़ रही है और आप फ्रेश वाटर को उसमें बर्बाद करोगे। तो सीवीड डालो ना। सीवीड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, वो कुदरत ने बनाया है, उसको अच्छे से करना है। वो ब्रैकिश वाटर साइड इफेक्ट में नहीं निकालता है, वो बस है वहाँ पे चल रहा है। और वो पानी वापस कैसे रिटर्न होता है? रेन से, क्योंकि आप जो भी फ्यूल खपाएंगे उसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है। तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन का आउटपुट क्या होता है? CO2 प्लस H2O। H2O का क्या होता है? वो क्लाउड बनता है, फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। इसीलिए वहाँ ब्रैकिश वाटर का साइड इफेक्ट नहीं होगा। और रहा बाकी जो से आप थोड़ा सा मिनरल्स का, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपको बायो मटेरियल फिर से फेंक देना है। ये साइकिल आप करते रहोगे। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है डायरेक्ट। आप और हम होशियारी नहीं कर रहे हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी आ रही है। तो इसीलिए एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और पानी कहाँ से? वैसे हर डिस्कशन में इसलिए पानी आ जाएगा, सर पीने को पानी नहीं है और आप पानी ले आएंगे, तो ये एनर्जी वाला साइड हो रहा है। इसलिए बोला कैलकुलेशन खुद कीजिए, खुद से पेपर पे लीजिए, मैथ कीजिए। और आपको कोई भी कुछ बोल रहा है ना, जो भी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक भी डिटेल नहीं दे पाएगा कि मैंने किस सोलर फार्म का लिया डिटेल, किस एनर्जी। मतलब विंड फार्म से भी आप ये कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ सोलर से करो, आप विंड फार्म से भी करो। विंड फार्म का डेटा निकालने में बस दिक्कत ये है कि वो पर आवर, जैसे सोलर मतलब थोड़ा फिक्स आउटपुट देता है कि 6 घंटा ठीक ठाक जगह पे है तो इतना आउटपुट मिलेगा जनरली। विंड में बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, तो उसका आप एनुअल निकाल सकते हो, और एनुअल आपको मिल जाएगा। एनुअली हर साल ये इतना दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो वही समझिए, मैथमेटिक्स कीजिए। कहाँ से आएगा? इंडिया कौन फूक रहा है कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे? कहाँ से सर? हमारे पास ना तो उतनी बिजली है, ना तो उतना पानी है। ये सब हिडन ट्रूथ है। अब बात करते हैं इसकी पेनल्टी। पेनल्टी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पुअर टेक्नोलॉजी लगाते हैं और या तो उसकी ज़बरदस्ती का इंप्लीमेंट करते हैं, तो इससे जो लोग लगाए हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, आप और हम भूखे मरते हैं। जैसे कि अगर कोई ज़बरदस्ती का हाइड्रोजन का फोर्स कर देता है इंडियन पे, तो उसका क्या असर होगा? उसका असर होगा कि हमारा खाने का दाम बढ़ जाएगा। क्यों भागेगा? क्योंकि जो तेरे हाइड्रोजन वाले ट्रक्स होंगे, ट्रक्स भी महंगा होगा, और ट्रक्स में जो मतलब हाइड्रोजन लग रहा है वो भी महंगा होगा, पर लीटर या पर किलोग्राम जो भी लीजिए, जिस भी मात्रा में लीजिए वो बहुत खाएगा, और वो पैसा आप और हमारे खाने में आने लगेगा। जो खाना मान लीजिए आज मतलब 50 रुपये में एक प्लेट खाना खा सकते हो ढंग से, बहुत गरीब जगह की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर में तो 50 रुपये में शायद ही कुछ मिले, शायद एक डोसा मिले, तो वो 500 रुपया हो जाएगा। आप और हमारी वाट लगेगी। जो ये देश को डुबाए हैं वो दूसरे देश में भेजा सकते हैं। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया, फेज आउट नहीं किया। फेज आउट किया जाता है कि धीरे धीरे ईंटा रख रख के फेज आउट करो, ताकि इकोसिस्टम अडाप्ट कर सके बल्ले बल्ले। नहीं, हम फोर्स कर देंगे, करती दुनिया। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनको समझ नहीं है, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगले दिन क्या हुआ? खाने का दाम भाग गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन पब्लिक इसकी पेनल्टी भरती है, आप और हमने। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो वेस्ट किया पैसा सोलर रोडवे में, वो पैसा किसका था? वो कॉमन पब्लिक का टैक्स पेयर मनी था। क्या हुआ उसका साइड इफेक्ट? अगर वो $1 बिलियन जो उन्होंने आग लगाया, वो $1 बिलियन का सोलर फार्म लगाते, लगभग 1 गीगावाट का सोलर फार्म बनता। उसका मतलब ये होता कि उतना टैक्स से मतलब 1 गीगावाट सोलर फार्म का जो बिजली निकलता है, उतना बिजली प्लस 10%, मतलब ये अराउंड प्लस 50% मोर, क्योंकि जनरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है अराउंड 5 to 10 ईयर्स का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद 25 साल तक चल सकता है सोलर पैनल। तो रफली आप मान लीजिए 20 ईयर्स वर्स्ट केस मान के चल रहा है, तो भी आपको डबल बिजली मिलती है। यानी कि उस पैसे से बिजली खरीद लेते हैं, इनडायरेक्टली ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या किया? नहीं किया, लोगों का बिल भागने लगा कि भैया बिजली का दाम बढ़ रहा है। तो समझिए, पेनल्टी कॉमन पब्लिक भरती है। जो आग लगा रहे हैं वो नहीं भरते हैं, जो आप और हम हैं वो भरेंगे।
और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब एकदम आउट ऑफ हैंड हो जाए, हर बार देश बैंकरप्ट हो जाए। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो थोड़ा भागने लगेगा, वो थोड़ा बर्बाद होने लगेगा। तो ये बहुत सीरियस बात है। आप और हमारा लाइफ बर्बाद होगा अगर हम लोग मूर्खता पे हाँ, हाँ, उन्होंने कह दिया ना, मतलब भाई किसी को सरकारी स्कूल नहीं जाना, किसी को सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना, लेकिन सरकार बोल रही है तो उसके पीछे कूद रहे हैं। भाई ये क्या है? और रहा बात, मैं ओपनली बोलता हूँ कि क्या मैं गलत हो सकता हूँ? हो सकता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैथ कीजिए, चेक कीजिए। अगर मेरे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आता है, प्लीज़ बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैथ कीजिए। और मैंने बाकी सारे प्रोफेसर से भी चेक कराया, सबको घूम फिर के वही आ रहा है कि कोई डिटेल में जाता नहीं है। जैसे डिटेल पे हम रिजल्ट होता, अच्छा हाँ, पहले सब लोग हमसे वही मिसाइल फायर करते कि तुम लीटर्स में क्यों ना पे, फिर प्लेन वाला दिखाते हैं कि देखिए एयर बस है। हाँ अच्छा, हाँ आई गेट इट। तो वही समझिए, मैथ डिटेल। और ये मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो भरोसे पे चल रहे हैं, जैसे आप और हम भरोसे पे चलते हैं ना, वैसे वो भी चल रहे हैं। बस वही बोल रहे कि जब आपको कोई लूट रहा है ना, तो जनरली उस भरोसे का मिसयूज़ किया जाएगा। इसीलिए उस भरोसे का चेक कीजिए। कहते हैं ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुला चेक करिए। और जो सही में प्रोफेसर है, सही में साइंटिस्ट है, वो हंसी खुशी बताएंगे, वो पीएचडी लिख लिख के बैठे हुए रहेंगे, वो पीडीएफ के ऊपर पीडीएफ देंगे। तो वही समझिए कि हमारा, आप और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और देश बैंकरप्ट भी हो सकता है अगर बिना सोचे समझे कुछ किया जाए। और फिर एक दूसरा ट्रिक आता है कि सब्सिडी दे देंगे इससे, ताकि लोगों को तुरंत नहीं पता। सब्सिडी सर आपका ही टैक्स है। अब टैक्स में दो ऑप्शन आएगा। टैक्स में पहला ऑप्शन आएगा कि टैक्स हम बढ़ा देते हैं, वो जनरली ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मैक्सिमम टैक्स पे चलते हैं 30% के आसपास। क्योंकि टैक्स अगर आप बहुत बढ़ाते हो ना, लोग कमाना कम कर देते हैं कि भैया जब आप ले ही लोगे टैक्स तो फिर फायदा क्या है। जो कि होता है बहुत सारे यूरोपियन नेशन में, जो सब लोग होता है वो सब चीज़ फ्री है। लोग वहाँ अरबपति क्यों नहीं है? कारण वही है, अरबपति सब यूएस में क्यों निकलते, या एक इधर उधर देश में जो जिसके कहते हैं टैक्स हेवन, वहाँ क्यों है? बात वही है कि टैक्स आप बहुत बढ़ा दोगे, लोग कमाएंगे नहीं। लोग कमाएंगे नहीं, आपका इकोसिस्टम नहीं डेवलप होगा, आपकी कंपनीज नहीं बनेंगी, आप मतलब हब नहीं बनोगे। बात वही है, टैक्स हम लोग ऑलरेडी मैक्सिमम पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स आप बढ़ा देंगे तो लोग हैं। तो दूसरा एक कर सकते जो और खतरनाक एक काम करेंगे, इंडिया में तो सब अनपढ़ ही हैं, किसी के पास बुद्धि है नहीं, एक काम करो एजुकेशन सेक्टर से काट दो। डिफेंस से काटेंगे लोग हल्ला करेंगे, तो एक काम करो एजुकेशन सेक्टर से काट दो। एक काम करो हेल्थ सेक्टर से काट दो। ये सब बहुत चुपचाप से इसमें पैसा काटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो वही समझ रहे, सब्सिडी करके हम हाइड्रोजन की सब्सिडी दे देंगे। सर वो आपका ही पैसा है, एक पॉकेट से निकाल के आग लगाया जा रहा है उसमें। ये इंडिया का सोलर रोडवे है जो दिल्ली में किसी ने फूक लिया था, ट्राई किया, इतना रोड पे नुकसान किए, इतना ज़्यादा पैसा में आग लगाए। इतना सोलर फार्म आराम से वो करते कि भैया हम पार्किंग स्पॉट्स पे, रेलवे टर्मिनल्स के ऊपर, पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर, पब्लिक स्टेडियम के ऊपर लगा देते। 5 साल के अंदर या 8 साल के अंदर आराम से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता। उसके बाद वो जब तक 25 साल में ख़राब होता, तब तक आराम से बिजली देता रहता है। यानी कि सरकार को डायरेक्ट फ़ायदा होता कि भैया आपने उस पैसे का क्या किया? अरे भैया उससे हमने बिजली ले लिया, ये उसका बिल है, आप देख लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी है, पैसा रिटर्न दे रहा है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, सरकारी है सर रिटर्न। वो सब करने के जाए पैसा लिया गया, स्वाहा कर दिया गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम और मनी वन यूज़ होता है, एक बार आपने बर्बाद कर दिया वापस नहीं आएगा, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इसके बारे में, हिडन ट्रूथ ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दूसरा शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक दोबारा दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।